Okay, so we'll start today with the new topic types of sentences. Basically, we will see that there are sentences classified according to different functions. And the first one says, according to functions, there are four types of sentences. That is declarative sentences, imperative sentences, interrogative sentences, and exclamatory sentences. वन बाय वन समझते हैं कि एक एक होता क्या है. पहला है डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस. डेक्लेरेटिव नाम से हमें समझ में आ रहा है जो कुछ डिक्लेयर करता हो. जैसे कि क्या, अगर हम कोई बात बोल रहे हैं, हम अपना कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हो, जैसे कि या कोई अपना ओपिनियन किसी के सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर डिक्लेयरिंग समथिंग. दैट इज डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस. जनरली जो भी सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं, यानी कि एक स्टेटमेंट हम लोग जो बनाते हैं, दोज आर डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस. वी आर मेकिंग अ declaration. That declaration can be positive or it can be negative. ठीक है, वो कोई ट्रूथ, फैक्ट, सजेशन कुछ भी हो सकता है, नो मैटर. और हमेशा याद रखना, हम लोग को पता है ये बात कि स्टेटमेंट हमेशा फुल स्टॉप से एंड होता है. आई डिड नॉट से अ क्वेश्चन मार्क, राइट. आई डिड नॉट से कि हम लोग कुछ पूछ रहे हैं, मैंने बोला एक स्टेटमेंट दे रहे हैं. स्टेटमेंट देना और पूछना अलग चीज होता है, राइट. तो वेन एवर वी आर सेइंग समथिंग, it can be a universal truth, it can be a proverb, it can be any statement, it can be a opinion as well. Then such type of sentences are known as declarative sentences. और ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है. एग्जाम्पल का अगर बात करें, जैसे आज बहुत ही बारिश होने वाला वेदर है, तो मैं बोलूँ इट इज़ अ रेनी डे और इट इज़ रेनिंग. बारिश अगर हो रही है, मैं बोलती हूँ इट इज़ रेनिंग, देन आई एम मेकिंग अ डिक्लेरेशन दैट इज इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड. तो ये हो गया डेक्लेरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल. उसी तरह इफ आई से द चाइल्ड इज गोइंग टू स्कूल, द चाइल्ड इज गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर भी मैं क्या एक डिक्लेरेशन दे रही हूँ कि बच्चा स्कूल जा रहा है. एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, एक डिक्लेरेशन है. अच्छा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है. चाहे मैं यूनिवर्सल ट्रूथ बोलूँ, चाहे मैं कोई डिक्लेरेशन दूँ, चाहे मैं कोई ओपिनियन दूँ, ऑल दीज कम्स अंडर डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस. क्लियर. नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस होता है imperative sentence. What do we understand by imperative sentence? Sentences that express an instruction, order, command, advice, request, proposal or suggestion are called imperative sentences. मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन में ऑर्डर देती हूँ, किसी को कमांड देती हूँ, या किसी को कोई राय एडवाइस देना, कुछ रिक्वेस्ट करना, कोई प्रपोजल देना, कुछ सजेस्ट करना, ये सारा चीज क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आता है. अच्छा, ऊपर में जो हम लोग पढ़े थे वो क्या था, declarative sentence that was also ending with a full stop. Imperative sentence will also end with a full stop, not necessary all the time, it can end with the exclamation mark as well, depending upon its mood. मतलब ऊपर में हम लोग जो डेक्लेरेटिव सेंटेंस पढ़े थे वो इट विल ऑलवेज एंड विद अ फुल स्टॉप, लेकिन जो इम्परेटिव सेंटेंस है वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे. कभी कभी वो फुल स्टॉप से भी एंड हो सकता है, कभी वो एक्सक्लेमेशन मार्क से भी हो सकता है. ठीक है, क्या डिफरेंस है. वो वाला था कि सिंपल सा मैं कोई स्टेटमेंट दे रही हूँ, कुछ ओपिनियन बोल दे रही हूँ, या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ इफ आई एम स्टेटिंग, दोज आर डेक्लेरेटिव सेंटेंस. एंड इंपरेटिव में क्या बोला, किसी को ऑर्डर देना, इंस्ट्रक्शन देना, एडवाइस देना, कुछ रिक्वेस्ट करना, ये सारे होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस. जैसे कि रिक्वेस्ट आप कैसे करते हो किसी से, अगर आपको प्यास लग रही है तो आप अपने मॉम को बोलते हो कि मॉम मुझे एक ग्लास वाटर दे दो. जनरली आप जब भी रिक्वेस्ट करोगे तो आप प्लीज वर्ड ऐड करते हो, है ना. आप बोलोगे प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. तो वो जो प्लीज वर्ड है ना, वो क्या दिखा रहा है, दैट यू आर रिक्वेस्टिंग समथिंग. सो सच सेंटेंसेस आर इंपरेटिव सेंटेंस. सिमिलरली, अगर आप गुस्से में हो, अगर कोई आपके रूम में आ जाता है, आपका मन नहीं होता इससे बात करने का, आप उसे बोलोगे गेट लॉस्ट. ये गेट लॉस्ट आप जो उसको बोल रहे हो ना, आप उसको गुस्से से कमांड दे रहे हो, एक ऑर्डर दे रहे हो कि यहाँ से निकलो, यहाँ से जाओ, डू नॉट कम इनटू माय रूम, एंड दिस इज अ कमांड. अब आप कुछ सजेशन दे रहे हो, आज का वेदर बहुत अच्छा, आपका मन कर रहा है चलो लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, अपनी अपनी फ्रेंड को कॉल किया, बोला लेट्स गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव. नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज अ सजेशन यू आर गिविंग टू योर फ्रेंड. यू आर आस्किंग somebody that let's go for a, not asking also, you're just suggesting कि let's go for a long drive. तो ये क्या हो गया, एक सजेशन हो गया. अब हो गया एडवाइस. जैसे कि आप किसी को बोल रहे हो कि तुम्हारे ऊपर डू नॉट वेयर रेड, वेयर ग्रीन, इट लुक्स गुड ऑन यू.
देन दिस इज यू आर गिविंग एडवाइस टू दैट पर्सन कि आपके ऊपर रेड से ज्यादा ग्रीन अच्छा लगता है, ग्रीन पहनो। या फिर मेक श्योर यू पैक योर वार्म क्लोथ्स। आप किसी को एक एडवाइस दे रहे हो कि ध्यान ध्यान रखना कि तुम अपने गर्म कपड़े पैक कर लो। सच स्टेटमेंट्स आर एडवाइस, राइट? इंस्ट्रक्शन देना, प्री हीट द ओवन, ये क्या इंस्ट्रक्शन है? तो रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, इंस्ट्रक्शन हो, एडवाइस हो, ये सब क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। क्लियर? थर्ड कम्स इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव वर्ड इटसेल्फ का मतलब होता है आस्किंग क्वेश्चंस, राइट? एक सेशन जिसमें हम लोग क्वेश्चन पूछताछ करते हैं ना, दैट इज इंटरोगेटिव. So basically, whenever you are asking a question, then such statements are interrogative sentences. And you know, generally we start a question with either what, where, how, who, can, do, did, like this, right? ये सारे words से हम लोग question start करते हैं. When, where, how, who, ये तो बहुत common है. जैसे मैंने पूछा what's your name, where do you live, why did you shout, do you know where Sita lives, ये सब क्या है? मैं सवाल पूछ रही हूँ. कोई भी सवाल अगर मैं पूछती हूँ, that is a interrogative sentence, and you know very well question will always end with a question mark, right? तो ये था इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. लास्ट आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. यानी कि जब भी हम लोग कोई इमोशंस जाहिर करते हैं, कोई फीलिंग्स अगर हम एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो खुशी का हो, चाहे वो दुख का हो, चाहे वो सरप्राइज का क्यों ना हो, such sentences are exclamatory sentences. And as they are exclamatory sentence, they will always end with the exclamation mark. Now अगर आप ऊपर देखोगे, हम लोग जो सेकेंड कैटेगरी पढ़े थे imperative का, हम लोग वहाँ पढ़े थे कि it can end with a exclamation mark, but generally हर बार नहीं. जैसे अगर आप देखो प्लीज गेट आउट ऑफ द रूम, प्लीज गेट आउट ऑफ द रूम में अगर आप देखोगे यहाँ पर इट इज एंडिंग विद अ एक्सक्लेमेशन मार्क. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया क्योंकि इट इज एंडिंग विद द एक्सक्लेमेशन मार्क. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. क्यों मैं बताती हूँ, क्योंकि आप उसका नेचर देखो सेंटेंस का. प्लीज गेट आउट ऑफ द रूम इज अ रिक्वेस्ट. यू आर रिक्वेस्टिंग somebody to get out of the room, right? प्लीज. लेकिन गेट आउट ऑफ द रूम एट द सेम टाइम इज अ इंस्ट्रक्शन. ये एक इंस्ट्रक्शन भी है और आप उसमें प्लीज भी लगा रहे हो. यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों का काम कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन का भी और रिक्वेस्ट का भी. एंड अभी हम लोग ऊपर पढ़कर आए कि कमांड हो या रिक्वेस्ट हो, तो वो सेंटेंस किस कैटेगरी में आता है? इंपेरेटिव की कैटेगरी में आता है. लेकिन नीचे अगर हम लोग पढ़े एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी इज नॉट गिविंग अ कमांड और अ रिक्वेस्ट. इट इज एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस, मे बी इन जॉय, सॉरो, सरप्राइज एक्सेट्रा. तो वहां पर ना ही कोई सॉरो था, ना ही कोई जॉय था, ना ही कोई सरप्राइज था. इट वॉज अ जनरल कमांड और अ रिक्वेस्ट. बट यहाँ पर क्या हो रहा है, आप कुछ एक्सप्रेस कर रहे हो. जैसे एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर इट इज. ये क्या है? यू आर एक्सप्रेसिंग जॉय दैट द वेदर इज सो गुड. You are delighted to share that the weather is so good. Suppose your favorite team wins the match. So you will say, hooray, we won the match. That is expression of joy. Alas, the pet died. This is the expression of sorrow that somebody died. So such sentences are exclamatory sentence, and these will end or these will contain an exclamation mark. Now you will say, what does that mean? जैसे कि आप लोग देखो, what a beautiful piece of art. इस केस में it is ending with the exclamation mark. Hooray, we won the match. Hooray, we won the match में मैच के बाद full stop लगा है, but hooray के बाद we are giving exclamation mark because the word hooray is exclaiming something. That's why we are giving the exclamation mark after the word hooray and not after the match. ठीक है? Alas, the pet died. Similarly, alas एक sorrow को represent करता है. Oh my God, when did you come? आप डिफरेंशिएट करना सीखो. Oh my God, when did you come is a question mark at the same time. ये एक सवाल भी है कि आप oh my God, when did you come? मान लो कुछ बहुत awkward सा सिचुएशन है और अचानक से कोई आ जाता है, तो आप क्या बोलते हो? Oh my God, when did you come? तुम कब आए? तो ये पूछ रहे हो आप क्वेश्चन. दैट डज नॉट मीन कि वो इंट्रोगेटिव बन गया. सिचुएशन देखो. Oh my God, when did you come? Why you are using the word oh my God? अगर आप जनरली पूछ रहे हो कि when did you come, तो वो इंट्रोगेटिव हो जाता है. बट यहाँ पे सिचुएशनल बेस्ड आप पूछ रहे हो. Oh my God, when did you come? Means you are surprised to see somebody, right? And when it is surprised, that means it is an expression of surprise. That means it is an exclamatory sentence and not an interrogative sentence. What a shame. माने you are regretting something. That means it is an exclamatory sentence.
Guys, clear till here all the four type of sentences? Please respond. Yes, ma'am. Good. Okay, moving on. Next is the classification according to structure. जो पहला हम लोग पढ़े थे that was according to functions, right? And now it is according to structure. According to structure, there are four types of sentences: simple, compound, complex, and complex compound. Okay, one by one. Simple sentence. Simple sentence from the name itself is simple in meaning. मतलब जिसमें हर सेंटेंस का पहले तो याद रखना एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता ही होता है. कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी टाइप का सेंटेंस क्यों ना हो, it will always have at least one subject and one predicate. Now you will ask me what is subject, what is predicate. Okay. सेंटेंस में जिसके बारे में बात होता है ना, that object is the subject. जिस चीज के बारे में, जिस पर्सन के बारे में बात होता है सेंटेंस में, that becomes the object and that is the subject. Then what is the predicate? Whatever is spoken about that person, or I can say the remaining part of the sentence is the predicate. For example, if you ask me the subject and predicate in a simple example, I sing. I sing मतलब मैं गाती हूँ. Then यहाँ पे बात किसके बारे में हो रहा है? मेरे बारे में. That is I. So I am the subject here. Then what is the predicate here? Sing is the predicate here because it is telling something about me. So subject क्या होता है? Predicate क्या होता है? I hope it is clear. So याद रखना कि simple sentence में there is always at least one subject and one predicate. Or you can say one finite verb. Finite verb का मतलब होता है a verb which you can uh, measure. Okay, like for example sing, walk, ये सब क्या है? Finite verb है. तो I walk is an example of a simple sentence. I sing, I dance, ये सब क्या है? Simple sentence के example है जहाँ पर one subject और one predicate होता है. Then comes compound sentence. What is a compound sentence? When there are two or more main clauses, then it is a compound sentence. Now clause क्या होता है? हम लोग पहले की क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब क्लॉज में टाइप होता था डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज. तो वो हमको, आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट. So compound sentence is a sentence which has at least two or more than two dependent, sorry, independent clauses. इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब वो क्लॉजेस होते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल बात करते हैं तो क्लियर हो जाएगा और ज्यादा कंपाउंड सेंटेंस का. जस्ट अ सेकेंड गाइस. कंपाउंड सेंटेंसेस. कंपाउंड सेंटेंस क्या बोला? वो होता है जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं. इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? कि दो क्लॉजेस जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते. ठीक है. एग्जाम्पल की बात करते हैं. एग्जाम्पल, सपोज आई से आई वॉन्ट टू गो टू वर्क बट आई एम टायर्ड. आई वॉन्ट टू गो टू वर्क बट आई एम टायर्ड. अब आप इसको ब्रेक करो टू पार्ट्स में. एक पार्ट होता है आई वॉन्ट टू गो टू वर्क और दूसरा पार्ट होता है आई एम टायर्ड. एंड ये दोनों सेंटेंस को आपने ऐड किया विद द वर्ड बट. ठीक है. यहाँ पर आप देखो अगर इंडिविजुअली आई वॉन्ट टू गो टू वर्क इज अ इंडिपेंडेंट सेंटेंस इन इटसेल्फ एंड आई एम टायर्ड is also an independent sentence in itself. But we are joining these two using but and making it a different sentence. That is, we are giving it a name compound sentence. जहाँ पे दो independent clauses है, right? दूसरा एग्जाम्पल मैं देती हूँ. अगर I will kill you or you will kill me.
I will kill you or you will kill me. मतलब या तो मैं तुम्हें मार दूंगी या तुम मुझे मार दो. यहाँ पर और से I have joined two clauses. I will kill you, you will kill me. These are independent. So यहाँ पे दो independent clauses are joined together. It forms a compound sentence. ठीक है? Next. थर्ड है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें एक क्लॉज डिपेंडेंट होता है और एक होता है इंडिपेंडेंट. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज. डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? विच इज डिपेंडेंट ऑन दी अदर क्लॉज. एंड डिपेंडेंट हो गया जो आपस में एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते. जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं. ठीक है. I say, although he was wealthy, still he was unhappy. आपका काम क्या होगा? पहले आइडेंटिफाई करो दो क्लॉजेस कौन से हैं, फिर कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है, कौन सा इंडिपेंडेंट. नाउ यू ऑल आर गोइंग टू आंसर. I repeat the sentence. Although he was wealthy, still he was unhappy. Okay, let me ask. Charu, you tell me. Although he was wealthy, still he was unhappy. May can you identify which is the dependent clause and which is the independent clause here? Yes, ma'am. Although he is wealthy, ये independent clause है, but he is unhappy, ये dependent clause. Okay, Muskan, what do you think? Ma'am, I guess independent है. He was unhappy and वो wealthy वाला. Okay, cool. So basically Muskan is correct. Why I'll explain you Charu. आपको समझना है कि कौन सा इस पे डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट. तो अगर हिंदी में हम लोग ट्रांसलेट करें इस सेंटेंस को, तो ये बोल रहा है कि वो वेल्दी होने के बावजूद भी वो अनहैप्पी है. ठीक है. So his happiness is dependent or not dependent on his being rich? Not dependent, right? Because I said although he was wealthy, still he was unhappy. माने नो मैटर वो कितना भी रिच था, स्टिल वो दुखी ही था, खुश नहीं था. तो यहाँ पे हिज हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हिज बिकमिंग रिच, राइट? दैट्स व्हाई यहाँ पे जो अनहैप्पी है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है. हिज हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हिज बीइंग वेल्दी. ठीक है. और जो कंडीशन होती है ना, although he was wealthy, that is always the dependent clause. The condition जिस पे वो डिपेंड कर रहा है सिचुएशन. तो आप देखो कंडीशन क्या है. कंडीशन है कि he was wealthy. सिचुएशन क्या है? वो अनहैप्पी. तो यहाँ पे उसका अनहैप्पी वो उस पर डिपेंड नहीं किया उसके रिच होने पर. दैट्स वाई अनहैप्पी यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ही वॉज वेल्दी जो है वो आपका डिपेंडेंट क्लॉज है. क्लियर है चारू? Yes, ma'am. ओके गुड. नेक्स्ट सेंटेंस में देती हूँ एक और. whenever price goes up customers buy less product. You only tell me which is the dependent clause and which is the independent clause. whenever price goes Customer up. buys. हाँ बोलो. Yes, ma'am. ये क्या? फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है whenever price goes up ये डिपेंडेंट है, और जो सेकंड वाला था कि कस्टमर लेस वाला जो था एक सेंटेंस वो इंडिपेंडेंट है. करेक्ट. वेरी गुड. गुड. ओके. सो यू अंडरस्टूड व्हाट इज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज. एंड इसी तरह हम लोग सीख गए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी. सो याद रखना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है हमेशा. ओके. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. ओके जस्ट अ सेकंड. ओके नेक्स्ट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट? Subject verb agreement is the correspondence of a verb with its subject, person, first, second, or third, and number
जिसे हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। मतलब इसमें क्या होता है, एक वर्ब होता है और एक पर्सन होता है। अब वो जो पर्सन होता है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी हो सकता है, सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो सकता है। माने देयर कैन बी वन पर्सन, देयर कैन बी मेनी पर्सन, एंड अलोंग विद दैट पर्सन देयर विल बी अ वर्ब, राइट। सब्जेक्ट वर्ब माने देयर विल बी अ वर्ब विद द सब्जेक्ट, and that subject can be singular or plural, ठीक है। that is a subject verb agreement। एग्जाम्पल से समझो, पहले तो रूल देखते हैं। बेसिक रूल क्या है? बेसिक रूल बोलता है कि सब्जेक्ट और वर्ब मस्ट अग्री इन नंबर, माने इट शुड बी सेम। जैसे कि एग्जाम्पल, द लायन रोर्स व्हेन ही इज एंग्री। द लायन रोर्स व्हेन ही इज एंग्री। क्या मतलब हुआ यहाँ पर? कि जो लायन है वो रोर करता है जब वो गुस्से में होता है। आप देखो यहाँ पे लायन है, लायंस नहीं है। सिंगल लायन मीन्स वन लायन, एंड विद अ सिंगल नाउन वी यूज सिंगुलर वर्ब। आपको पता होना चाहिए वर्ब में भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। हाउ डू वी आइडेंटिफाई वेदर अ वर्ब इज सिंगुलर और प्लूरल? whenever we have s with the verb ना, जब भी हमारे साथ वर्ब में एस होगा दैट मीन्स इट इज सिंगुलर, और जब भी वर्ब में प्लूरल होगा देयर विल बी नो एस। फॉर एग्जाम्पल, ये जो सेंटेंस है, द लायन रोर्स व्हेन ही इज एंग्री, यहाँ पर लायन क्या है? सिंगुलर है, एक लायन की बात हो रही है। रोर और रोर्स दोनों में फर्क क्या होता है? जब एक सिंगल लायन की बात करते हैं तो वी यूज रोर्स, एंड जब मैनी लायंस हो जाएंगे तो वी विल यूज रोर। तो यहाँ पर रूल क्या बोला? सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट अग्री इन नंबर, माने जितना सब्जेक्ट होगा वर्ब भी उतना होगा। सब्जेक्ट दो होंगे तो वर्ब भी प्लूरल होगा। सब्जेक्ट सिंगल है, वर्ब भी सिंगल होगा। लायन क्योंकि सिंगल लायन है इसीलिए वी आर यूजिंग एस विद द वर्ब दैट इज रोर्स। उसी तरह लायंस जब मैनी लायंस है तो वी आर यूजिंग रोर। आई होप इट इज क्लियर बेसिक रूल। Next rule says subordinate clause that come between the subject and verb don't affect their agreement. Okay. What is a subordinate clause? एक मेन क्लॉज होता है और मेन क्लॉज के साथ जो क्लॉज होता है उसको हम लोग बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी कि जो सब्जेक्ट और वर्ब का ऊपर हम लोग बात किए ना, उसमें जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो उसको अफेक्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल, द डॉग who is chewing on my jeans is usually very good. The dog who is chewing on my jeans is usually very good. माने जो डॉग है जो मेरे जीन्स चबा रहा है is usually very good. Now tell me one thing. डॉग का अच्छा होना is dependent on whether he is chewing on my jeans or not. No ना. Dog is good. I am making a statement कि डॉग अच्छा है. But डॉग का जीन्स च्यू करना इज गुड, स्टेटिंग दैट ही इज गुड ऐसा तो नहीं है। तो यही बोल रहा है सेकंड वाला रूल। थर्ड है, ओके, नेक्स्ट सेज prepositional phrase between the subject and verb usually do not affect agreement. Prepositional phrase, what is prepositional phrase? prepositional phrase होता है जब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में we are using a phrase which contains a preposition. For example, the colors of the rainbow are beautiful. The colors of the rainbow are beautiful. यहाँ पर आप नोटिस करो कि जो पहले तो आप देखो यहाँ पे prepositional phrase क्या है, which is the subject here, which is the verb here. colors यहाँ पर क्या है? colors subject है। beautiful क्या है यहाँ पर? किसकी बात हो रही है यहाँ पे? रेनबो की बात हो रही है और रेनबो के कलर की बात हो रही Yes, है। ma'am. रेनबो के कलर की बात हो रही है और ब्यूटीफुल है वो उसका एडजेक्टिव है। लेकिन prepositional phrase जो है ना of the rainbow, it is not affecting the कि वो ब्यूटीफुल है या नहीं। माने बोलने का मतलब है कलर्स ऑफ द रेनबो आर ऑलवेज ब्यूटीफुल, कोई कंडीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है ये बात, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है व्हेन सेंटेंसेस स्टार्ट विद देयर और हियर द सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब।
कोई भी सेंटेंस इफ इट इज स्टार्टिंग विथ THERE देयर और HERE हियर, तो जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा वर्ब के बाद में लगेगा। मतलब जनरली हम लोग क्या देखते हैं नॉर्मल सेंटेंसेस में कि सब्जेक्ट हमेशा पहले होता है, वर्ब बाद में होता है। लेकिन जिस सेंटेंसेस में देयर और हियर से स्टार्ट होते हैं उनमें उल्टा होता है केस, उनमें वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल, देयर इज अ प्रॉब्लम विद द बैलेंस शीट, देयर इज अ प्रॉब्लम विद द बैलेंस शीट। तो आप नोटिस करो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम वर्ब है, और बैलेंस शीट क्या है, सब्जेक्ट है। किसके बारे में बात हो रही है, बैलेंस शीट के बारे में बात हो रही है, तो वो सब्जेक्ट है। और वर्ब क्या है, प्रॉब्लम। तो आप क्या नोटिस किए कि प्रॉब्लम के बाद में सब्जेक्ट आ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, हियर आर द पेपर्स यू रिक्वेस्टेड। सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है हियर से। पेपर्स क्या है, पेपर्स यहाँ पर पेपर्स के बारे में यहाँ पर क्या हो रही है, बात हो रही है। यू रिक्वेस्टेड, अब आप बोलोगे इसमें वर्ब क्या है मैम, आर, ARE आर, ठीक है, सॉरी रिक्वेस्टेड। हियर आर द पेपर्स यू रिक्वेस्टेड। नेक्स्ट, सब्जेक्ट डोंट ऑलवेज कम बिफोर वर्ब्स इन क्वेश्चन। जब भी हम लोग कोई क्वेश्चन पूछते हैं उस केस में सब्जेक्ट वर्ब के पहले नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर द पीसेज ऑफ दिस पजल। ये क्या है, पहले तो एक क्वेश्चन है। अब आप देखो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सा है। वेयर आर द पीसेज ऑफ दिस पजल, बात पजल की हो रही है और पजल के पीसेस की बात हो रही है कि पीसेस कहाँ पर है पजल की। तो व्हाट यू विल नोटिस कि जो सब्जेक्ट है इट इज नॉट कमिंग बिफोर द वर्ब, पजल, पजल बाद में आ रहा है। Next, if two subjects are joined by and, they typically require a plural verb form. जब दो सब्जेक्ट को हम लोग ज्वाइन करते हैं यूजिंग द वर्ड END and, तो उनको प्लूरल वर्ब फॉर्म का जरूरत होता है। फॉर एग्जाम्पल, द काउ एंड द पिग आर जंपिंग ओवर द मून। द काउ एंड द पिग आर जंपिंग ओवर द मून। यहाँ पर दो सब्जेक्ट क्या है, एक काउ है एक पिग है, और दोनों को ज्वाइन किया हमने एंड से। तो रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है कि जो प्लूरल वर्ब लगेगा वो प्लूरल होगा, क्योंकि अभी ऊपर पढ़कर आए कि प्लूरल, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, वी आर टॉकिंग अबाउट टू सब्जेक्ट्स, सो वी विल यूज प्लूरल वर्ब। जैसे कि आर जंपिंग, ARE आर क्या बताता है, प्लूरल। सिंगुलर होता है इज, जब हम लोग सिंगल की बात करते हैं हम लोग इज यूज करते हैं, जब हम लोग प्लूरल की बात करते हैं हम लोग आर यूज करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, इज और आर वर्ब का फॉर्म होता है। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज और आर, यू शुड बी नोइंग दिस, आई विल बी आस्किंग यू गोइंग फॉरवर्ड। इज और आर कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है, दे आर वर्ब फॉर्म। ये लोग नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव नहीं है। इज आर क्या होता है, वर्ब होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, माई फ्रेंड एंड हिज मदर आर इन टाउन। माई फ्रेंड एंड हिज मदर आर इन टाउन। पहला इसमें सब्जेक्ट है माई फ्रेंड, दूसरा सब्जेक्ट है हिज मदर, एंड वी आर ज्वाइनिंग बोथ द सेंटेंस, बोथ द सब्जेक्ट विथ एंड। तो यहाँ पर भी प्लूरल लगेगा, इसीलिए आर इन टाउन है, इज इन टाउन नहीं है। नेक्स्ट रूल बोलता है, जब वर्ब सिंगुलर होता है, अगर दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दो है, डिफरेंस देखो आप, पहली वाली में अभी जो हम लोग बात करके आए ऊपर, वहाँ पे दो सब्जेक्ट था और दोनों को हमने एंड से ज्वाइन किया था, तो हम लोग प्लूरल यूज कर रहे थे। यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे दो सब्जेक्ट तो है लेकिन दोनों सब्जेक्ट को हम लोग सेपरेट कर रहे हैं विद एंड, ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, और वो दो सब्जेक्ट एक ही आदमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो है कितना, एक ही। इसी वजह से हम लोग सिंगुलर यूज करते हैं। अब आप बोलोगे एग्जाम्पल दो, क्लियर नहीं हुआ, ओके। रेड बीन्स एंड राइस इज माई मॉम्स फेवरेट डिश। सेंटेंस का मतलब हुआ कि रेड बीन्स, रेड बीन्स आप लोग को पता है क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, एनीबॉडी, ट्राई। मैम राजमा। वेरी राजमा। गुड, राजमा। लगता है सबका फेवरेट है। हाँ, राजमा चावल आप लोग का फेवरेट है क्या? मैम मैं तो बंगाली हूँ यस तो मेरे को मैम, ओके फेवरेट नहीं है मैम बट हाँ पसंद है। ओके, पसंद है, गुड। तो यहाँ पर बात हो रही है रेड बीन्स और राइस मेरी मॉम की फेवरेट डिश है।
तो अब एक चीज बताओ, यहाँ पे जब मैं रेड बीन्स एंड राइस बोल रही हूँ ना, मतलब मैं कॉम्बिनेशन की बात कर रही हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रही कि मेरी मॉम की फेवरेट डिश राजमा है, मैं ऐसा नहीं कह रही मेरी मॉम की फेवरेट डिश राइस है। टुगेदर आई एम टेलिंग कि रेड बीन्स एंड राइस इज माई मॉम्स फेवरेट डिश, राजमा चावल मेरे मॉम का फेवरेट है। So it is one thing only. Together I am using it, but it is coming as one dish, right? That's why singular use हो रहा है, is use हो रहा है, are नहीं use हो रहा है. Next sentence. The captain and coach of the team has been sacked. अब आप बोलोगे मैम ये कैसे सिंगुलर हुआ, एक कैप्टन एक कोच है, लेकिन पता है क्या, कैप्टन और कोच एक ही आदमी है। कैसे पता चला मेरे को? अगर अलग होता ना तो मैं पता है क्या लिखती, द कैप्टन एंड द कोच। हम लोग आर्टिकल सीखे थे ए एन और